अस्सलाम वालेकुम। आज जो ट्रू स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसको मैंने उन्वान दिया है वापसी। ये स्टोरी मेरी पेशेंट फरजाना की है। जैसे कि आप जानते हैं मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की इजाज़त से उनकी आपबीदी लेकर आती हूँ। तो चले शुरू करते हैं। होता कुछ यूँ है कि फरजाना अपने शौहर मिर्ज़ा साहब और अपने बेटे रेहान के साथ एक बहुत पुरअसाइश लाइफ गुजार रही थी। उनके घर एक और लड़का रहता था जिसका नाम आमिर था और वो मिर्ज़ा साहब का भतीजा था। बहुत छोटी उम्र से ही वो मिर्ज़ा साहब के साथ रह रहा था क्योंकि आमिर के वालिदैन की बहुत कम उम्री में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। फरजाना और मिर्ज़ा साहब ने हमेशा अपने बेटे रेहान और भाई के बेटे आमिर में बहुत फ़र्क किया था। रेहान ने हमेशा अच्छा खाया पहना और बड़े स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा, वहीं आमिर ने हमेशा गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा। माँ बाप के इस फ़र्क से रेहान पर भी बहुत असर हुआ। उसने भी आमिर से कभी सीधे मुंह बात नहीं की थी। दोनों यानी आमिर और रेहान साथ साथ जवान हुए, लेकिन आमिर को वालिदैन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। अब रेहान और आमिर अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके थे। आमिर हमेशा गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा था लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था, हमेशा पोजीशंस लेता था, हमेशा बहुत एक्टिव रहता था। वहीं दूसरी तरफ रेहान को आसाइशों ने बहुत सुस्त तबीयत बना दिया था। उसका बाप कारोबार कर रहा था और हमेशा मिर्ज़ा साहब हर वक्त यही कहते बेटे को कि दफ्तर आओ और अपना कारोबार संभालो। लेकिन रेहान एक ही बात बोलता, उसको कारोबार नहीं संभालना, उसको अमेरिका जाना है, वो वहाँ जॉब करेगा और बहुत से पैसे कमाएगा। मिर्ज़ा साहब इस बात के सख्त खिलाफ थे, लेकिन फरजाना हमेशा मिर्ज़ा साहब को कहती कि खैर है, बच्चे की ख्वाहिश है, उसे पूरा कर दें। वहीं दूसरी तरफ आमिर ये चाहता था कि चचा चची उसको ऑफिस जाने दें। वो कारोबार संभालना चाहता था, लेकिन फरजाना का ख्याल था कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा है ताकि कारोबार पर कब्जा कर सके। रेहान ने जिद बांधी हुई थी कि उसको हर हाल में अमेरिका जाना है, उसको भेजें। मिर्ज़ा साहब कुछ अरसा तो रेहान से नाराज़ रहे, लेकिन फिर उसके आगे मजबूर हो गए। रेहान से कहा, तुम सारा प्रोसीजर पता करो। जब पता लगवाया तो मालूम हुआ कि बहुत बड़ा खर्चा आएगा। फरजाना ने जब ये सुना तो उसने मिर्ज़ा साहब को कहा कि आप घर बेच दें और कारोबार में से कुछ पैसे निकाल लें, जिस पर मिर्ज़ा साहब को गुस्सा आ गया और कहा कि तुम समझ नहीं रही हो, रेहान ये सब नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बीवी और बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गए। रेहान का ये कहना था कि वो 3 महीने के अंदर अंदर इतने पैसे कमा लेगा कि ऐसा ही दूसरा घर खरीद सकेगा। मिर्ज़ा साहब ने घर बेच दिया। खरीदने वाला जानने वाला था तो उसने खाली करने के लिए 3 महीने का वक्त दे दिया। अब भी पैसे कम थे तो कारोबार में से पैसे निकालने पड़े। जैसे तैसे करके रेहान बाहर चला गया। मिर्ज़ा साहब घर में थे और आमिर ऑफिस जाता था। रेहान तो बाहर जा चुका था क्योंकि कारोबार को संभालना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि उसमें से बहुत सारे पैसे रेहान ने निकलवा दिए थे। इसलिए मिर्ज़ा साहब अब घर में ही होते थे और आमिर उस कारोबार को चला रहा था। आमिर एक दिन ऑफिस में फाइल्स देख रहा था तो उसको एक फ़ाइल मिली जिसको पढ़ने के बाद वो बहुत हैरान रह गया। मिर्ज़ा साहब को फ़ाइल दिखाई, घर फ़ौरन वापस आया, मिर्ज़ा साहब को फ़ाइल दिखाई और उनसे पूछा कि ये घर और सारा कारोबार मेरे अब्बू का था और आपने सारी उम्र मुझसे ये बात छुपाई। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे पूछे बगैर ये सब कुछ बेच दिया, कारोबार में से पैसे निकाल दिए।
یہ کہتے ہی عامر بہت دکھی اور خفا دروازے سے نکلنے لگا، کیونکہ وہ چچا کا بہت احترام کرتا تھا، اس لیے وہ انہیں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا تھا۔ وہ دروازے سے جیسے ہی نکلنے لگا اس کو ریحان واپس آتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ وہیں رک گیا۔ ماں باپ اور عامر اس کو 3 مہینے بعد اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد سب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ انہوں نے ریحان کی حالت جب دیکھی تو وہ اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ ماں باپ نے اور عامر نے ریحان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، وہ اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا ہے؟ تو ریحان نے کہا کہ میری وہاں ایک سیاہ فام لڑکے سے لڑائی ہو گئی تھی، بہت عرصہ مجھے جیل میں گزارنا پڑا، بہت سارے پیسے لگانے کے بعد، ضمانتیں دینے کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ تو دیا، لیکن اسی وقت مجھے اس ملک سے ڈپورٹ کر دیا، یعنی کہ اس کو اس ملک سے نکال دیا گیا اور واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ عامر یہ ساری سچویشن دیکھ کے چپ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ ساری عمر اس کے چچا چچی اس کا حق اس سے کھاتے رہے اور اس کو کبھی نہیں دیا، اور ریحان کو ہمیشہ بہت اہمیت دی۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کائنڈلی کمنٹس میں مجھے اس کے بارے میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔